NCERT solution for class 11 physics chapter 1 physical world. This chapter is not too much important in examination, but this is my duties to know about in this chapter. So let's start now in this chapter. तो चलिए ठीक है, ये शानदार ज़बरदस्त क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और पूरी जोश के साथ बोलिए हाउ इज़ द जोश। एंड पूरी जोश के साथ आप जो है इस क्लास को भरपूर देखें, मज़े के साथ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारा वीडियो जो आपके पास तक पहुंच जा सके। ठीक है, चलिए आप देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, पेज नंबर 13 का। कह रहा है कि सम ऑफ द most profound statements on nature of science have come from Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time. What do you think did Einstein means when he said the most incomprehensible things about the world is that it is compressible? करेक्ट कि सबसे जो प्रोफाउंड स्टेटमेंट है ना, मतलब कुछ सबसे मतलब प्रोफाउंड स्टेटमेंट है जो हमारे नेचर मतलब हमारे साइंस के नेचर में, वो अल्बर्ट आइंस्टीन से आया हुआ है। ठीक है, और ये सबसे मतलब कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है पूरे समय का। कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि साइंटिस्ट के मतलब आइंस्टीन के मतलब आप क्या सोचते हैं, तो उसी को पूछ रहा है। और ये जो है बहुत ही इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल चीज़ है ये वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि कंप्रेसिबल जो होता है, क्योंकि ये जो है कंप्रेसिबल होता है। आप देखिए ये क्यों कंप्रेसिबल होता है हम बता रहे हैं। कंप्रेसिबल हम बोले, सॉरी कंप्रेहेंसिबल, हमको लग ही रहा था कि ये कंप्रेसिबल क्यों होता है, डाउट लग ही रहा था कि कंप्रेहेंसिबल होता है दुनिया को समझना। कह रहा है कि ये दुनिया को समझना जो है इनकम्प्रेहेंसिबल होता है, तो वही पूछ रहा है कि कंप्रेहेंसिबल क्या होता है, बताना है। तो देखिए जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है ना, वही तो फिजिक्स है, बाकी कुछ फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द नेचुरल फेनोमेनन इन आवर डेली लाइफ, नेचुरल फेनोमेनन। ठीक, हम फिजिक्स में यही चीज को जानते हैं जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में जो घटना होता है उसी के बारे में हम जानते हैं फिजिक्स में। करा कि द फिजिक्स वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल। अगर आप फिजिक्स को मतलब जानना चाहते हैं तो अपने चारों तरफ पूरा देखिए, पूरा दुनिया में देखिए फिजिक्स के बारे में। ठीक, फुल ऑफ डिफरेंट कम्प्लेक्स नेचुरल फेनोमेना, सो द वर्ल्ड इज इनकम्प्रेहेंसिबल। अगर आप बहुत ही कम्प्लेक्स नेचुरल फेनोमेना को देखेंगे ना दुनिया में, तो आपको समझ में आएगा। But with the help of study and observation, it has been found that all these phenomena are based on the some basic physical laws, and so it is comprehensible। कह रहा है कि जब आप इसके मदद से पढ़िएगा ना, आप जैसे देखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तब फिजिक्स को पढ़िए ना, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए अपने डेली लाइफ के यूज में देखकर, अरे हम ऐसे करते हैं, तब आपको और ज़्यादा इस ऑब्जर्वेशन से पढ़ने में मज़ा आएगा, एकदम तगड़ा शानदार ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ठीक, जिससे क्या होगा कि ये फेनोमेना होने के कारण जो है आपको कुछ बेसिक फिजिकल लॉ जो है पूरी तरह से समझ में आएंगे। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टार्ट्स एज अ हेरेसी एंड एंड्स as a dogma. Give some example from the history of science of the validity of this incisive remark। कह रहा है
कि जितने भी ग्रेट फिजिकल थ्योरी जो शुरू हुआ है ना, मतलब जितने भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो थ्योरी आए हुए फिजिकल, वो सब जो है शुरू हुए हैं एक डोगमा से। मतलब कि एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि वो जो है हमारे हिस्ट्री ऑफ साइंस से आया हुआ है। ठीक, उसी को आपको जो है इंसिसिव रिमार्क करते हुए जो है उस वैलिडिटी के बारे में जानना है साइंस का। ठीक, कि क्या ये चीज मतलब होता है, आपको समझना है साइंस के हिसाब से हिस्ट्री में जो चीज हुआ है। ठीक, जैसे स्टेटमेंट जो ऊपर में दिया है एकदम सही दिया हुआ है, क्योंकि इसका वैलिडिटी जो है वो इंसिसिव रिमार्क से ही होता है, क्योंकि ये वैलिडेटेड हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े नहीं है क्या, 9th क्लास में भी था इसका जिक्र है। तो वही चीज करा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसके बारे में जैसे क्या हुआ कि इट स्टार्ट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी। जैसे कि ये जो स्टार्ट हुआ है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का वो डिपेंड करता है एनर्जी पर। मतलब आपका जो मोमेंट है इनर्शिया का, हमारे शरीर में जो मोमेंट है इनर्शिया का, वो डिपेंड करता है एनर्जी पर। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, अब जैसे आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार अगर आप देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसे ही होता है फॉर्मूला। कर रहा है तो वो एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब वो एनर्जी जो है ना, आइंस्टीन के मास एनर्जी के रिलेशन से देखिएगा तो वो एनर्जी जो है वो बॉडी के स्पीड के एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज दैट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, सिमिलर साइंस इज द आर्ट ऑफ द सोल्यूबल। वाह क्या बात है। एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल aphorism on the nature and practice of science। जानते ये सेशन को शुरू करने से पहले हम सोचे ना कि नहीं ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, फिर सोचे कि नहीं, स्टडी दैट मीन्स लर्न टू न्यू थिंग्स। ज्ञान के मतलब वही होना चाहिए कि हम कुछ नया नया ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ाई का मतलब यही होना चाहिए। अब एक ही चीज को 75 बार पढ़ने से कैसा दिमाग है कि 75 बार पढ़ रहे हैं भुला रहे हैं, हम तो इतना बार पढ़ेंगे तब तो। कह रहा है कि पॉलिटिक्स जो होता है ये आर्ट है, और ये आर्ट ऐसा है कि पॉसिबल का आर्ट है, मतलब वो चीज होने का संभावना का वो आर्ट है, होता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप मिला के देखिएगा कि साइंस जो आर्ट है वो सोल्यूबल का आर्ट है। ठीक, सोल्यूबल का आर्ट है। तो कह रहा कि एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एफोरिज्म ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। कह रहा कि ये जो एफोरिज्म दिया हुआ है ना, बहुत अच्छा ये जो बताया गया है, तो उस एफोरिज्म को आप नेचर पर करके देखिए कि उसका प्रैक्टिस ऑफ साइंस क्या होता है। मतलब साइंस में उसका प्रैक्टिस, मतलब साइंस के तरह से उसको क्या मतलब आप देख सकते हैं, वो चीज को कर रहा है। तो इट इज वेल नोन दैट टू विन ओवर वोट्स। अब जैसे देखिए हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि हमको अगर जीतना है ना तो हम वोट देंगे ना तो वो जीत जाएगा। अब वोट देने से वो जीत जाएगा, ये सब पॉलिटिशियन को पता है। तो इसीलिए सब पॉलिटिशियन जो है क्या करते हैं कि वुड मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल। तो हर एक चीज वो क्या करते हैं, मतलब कोई चीज को माने हर एक चीज को पॉसिबल करना चाहते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम ये चीज कर देंगे, दिखाते हैं लोगों को। ठीक, हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन करता कोई है नहीं। अब आगे बढ़ते, खैर हम लोग का उससे क्या मतलब है, ये तो दे दिया तुम बोले उतना। वेन दे आर लिस्ट श्योर ऑफ द सेम। अब कह रहा है कि जब वे लोग बहुत कम श्योर होते हैं ना, मतलब वो चीज से, तब देखिए क्या होता है, बहुत कम श्योर होते हैं। लेकिन यही चीज होगा, मतलब यही चीज बोलना चाह रहा है कि हम जो आपको बताया कि वो चीज कर देंगे, ये पॉसिबल मतलब दिखाते हैं कि हम कर देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, लेकिन वो चीज होता नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही लिस्ट श्योर होते हैं। ठीक, वे लोग बहुत कम मतलब श्योर होते हैं इस तरह की चीज से। And in science, the various natural phenomena can be explained in terms of some basic law। लेकिन साइंस में देखिएगा ना तो बहुत अलग अलग तरह के नेचुरल फेनोमेना मिलेंगे जो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ बेसिक लॉ पर, और उसी लॉ के टर्म में हम उसको प्रूफ कर देंगे।
एक्सप्लेन कर देंगे पूरा एकदम। तो सो एज पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ये सिर्फ आर्ट है पॉसिबल का, ठीक है। सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन साइंस जो है ना वो सोल्यूशन खोजता है, वो सोल्यूबल खोजता है वो चीज को, जो चीज हो मतलब हो ही जाता है, प्रूफ कर ही देता है साइंस जो होता है, ठीक है। साइंस और पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है, पॉलिटिक्स वाला तो उतना करे प्रूफ तो मान जाए हम। Though India now has a large base in science and technology, which is fast expanding, it is still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in science. करा कि हालांकि भारत जो होता है अब बहुत ही बड़ा इसका बेस है साइंस में और टेक्नोलॉजी में, ठीक, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी विस्तार इसका होते जा रहा है, पूरा फैलते जा रहा है ये। लेकिन कह रहा है कि इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर इन साइंस, लेकिन कह रहा है कि ये बहुत ही लॉन्ग वे है। रियलाइजिंग से मतलब पता चला कि बहुत ही लॉन्ग वे है, बहुत लंबा तक ये जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल जो है हमारे दुनिया में, हमारे जो साइंस में लीडर हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है उससे हमको पता चला रियलाइजिंग हो गया। करा के नेम सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बताना है नाम, विच इज इन योर व्यू हैव हिंडरेड द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन इंडिया, मतलब कि कुछ इस तरह के व्यू दिखाना है जो हिंड्रेंड हो, ठीक, मतलब लेकिन भारत में साइंस का जो एडवांसमेंट होता है वो हिंड्रेंड मतलब व्यू से हो, वो चीज को मतलब कहना, ये अब जो कहना चाह रहा है इसका क्लियर इधर हम समझ आएंगे। देखिए कह रहा है कि सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन आवर व्यू, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, होते हैं, विच हैव हिंड्रेड द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस इन इंडिया आर। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे एडवांसमेंट होते हैं साइंस का हमारे भारत में, ठीक, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फंड्स आर नॉट अरेंज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च वर्क एंड लेबोरेटरीज, हम प्रॉपर फंड नहीं दे सकते हैं उस चीज़ को अरेंज करने के लिए कि जिससे हम रिसर्च वाले वर्क और लेबोरेटरी में जो काम कर रहे हैं उसे हम डेवलपमेंट कर सकें, ये कारण हो सकता है ये। और करा कि द लैब्स एंड साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, अब ये भी कारण हो सकता है कि साइंटिस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत पुराने हो, ठीक, ये भी हो सकता है। करा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर अनएजुकेटेड एंड हाईली ट्रेडिशनल, अब देखिए ये बात कितना मतलब जो बात बोला सही बोला है, इसमें लिखा है एकदम एकदम खुश है इस लाइन से। करा कि अधिकतर जो लोग होते हैं ना भारत में वो अनएजुकेटेड होते हैं और बहुत ही वो हाईली ट्रेडिशनल के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत पुराने वाले पारंपरिक वाले चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ठीक, इसलिए ये चीज़ मतलब कह रहा है। तो अनएजुकेटेड है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इधर देखिए दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, कह रहा है कि वे लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि मतलब साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। भाई जो पढ़ा लिखा है नहीं तो कहाँ से जानेगा, उसको क्या मतलब साइंस से, ठीक, तो क्लियर बात है। अब आगे देखो, देर इज नो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंस एजुकेशन पर्सन इन इंडिया, करा कि कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है उनको, मतलब कोई काम करने के लिए, उनको प्रॉपर काम करने के लिए उनको कोई अपॉर्चुनिटियों नहीं देता है, वो भी खास करके साइंस से एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं भारत में। तो वो लोग क्या करते हैं देखते होंगे आप लोग कि वो भाग जाते हैं अमेरिका तो कभी उधर, तो यही कारण है। लेकिन अब तो खैर बहुत आगे चल गया है भारत। देयर आर नो प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर साइंस एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, करा कि कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होता है साइंस के एजुकेशन के लिए स्कूल में या कॉलेज में, भारत के कॉलेज में। अब देखिए यहाँ पर जो भारत में कॉलेज है ना, हम अपना कॉलेज के हाल बता रहे हैं, ठीक, कोई नहीं था एक्सपेरिमेंट और नहीं कोई ऐसा चीज, ठीक, लेकिन हाँ मेरा स्कूल में था और मेरा कॉलेज में था, तो कॉलेज का बात ही हटा दीजिए।
वहाँ का बुरा हाल था एकदम उस समय। क्या होता है कि सरकारी चीज को ना लोग अपना समझ लेते हैं और उन पर अपना हक बना लेते हैं, जिससे बच्चा जो है नहीं कर पाते हैं। मेन कारण यही है, वो लोग सोचते हैं ना कि देखिए कारण कि जो फंड मिलता है ना, वो सरकारी जो कॉलेज ये सब वाले लोग रहते हैं वो सब के सब जो है चाप लेते हैं, सब अपने पॉकेट को सेक लेते हैं। ये कारण है। आगे देखिए, ये वीडियो ये वीडियो के माध्यम से हम मतलब बताना चाह रहे हैं लोगों को जो बात रियलिटी में है। इसे बुरा लगो या अच्छा लगो वो अलग बात है, ये डिटरमाइन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। Cracnophysicist has ever seen an electron. At all physicists believe in the existence of electrons. An intelligent but superstitious man advances this analogy to argue that ghosts exist even though no one has seen one. How will you refute his argument? देखिए, इसमें कोई फिजिस्ट नहीं है जो मतलब फिजिक्स के बारे में पढ़ता है उसको फिजिस्ट बोला जाता है। तो इसमें कोई फिजिस्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देख ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को मतलब देखा नहीं है लोग, ये कहना चाह रहा है। तो जितने फिजिस्ट लोग जो है वो बिलीव करते थे कि इलेक्ट्रॉन में ऐसा एग्जिस्टेंस है। तो एक ये कारण था। और उसके बाद देखा जाए कि एक इंटेलिजेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक सुपरस्टियस मैन होता है वो जो इंटेलिजेंट होता है, ठीक। क्योंकि कोई तेज आदमी जो होता है उसमें एक अलग ही झलक मिलता है और वो बहुत ही एडवांस लेवल का है। ये एक एनालॉगी उनके आर्ग्यू से आता है। जैसे गोस्ट गोस्ट एक इजिक्स्ट है। गोस्ट को कभी भी आप देखे होंगे, जो गोस्ट बनने का प्रेरणा लेता भी होगा वो बर्बाद हो जाता है गोस्ट से जो सोचता है, लेकिन जो अच्छा तरफ देखता है उसको आगे जाता है। इवन दो नो वन हैज सीन, कोई गोस्ट है तो गोस्ट को कोई देखा नहीं है, कहीं दिखा ही नहीं है, होता ही नहीं है। कारण यही है, ठीक। साइंस के माध्यम ये देखा जाए, साइंस का मतलब ये है कि हो या ना हो हमको उससे मतलब नहीं है। हम आंख से जो देखेंगे, जो चीज को हम अपने देखे रहेंगे और प्रूफ कर देंगे, वही चीज को माना जाता है, बाकी किसी को नहीं। प्रूफ कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो वो नहीं है, वर्कस वो अलग बात है। हाउ विल यू रिफ्यूट हिज आर्ग्यूमेंट? अब कैसे ये आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कीजिएगा? अब देखिए, ये एक सवाल बहुत बढ़िया है। ये सवाल जो है बार बार कितना ये सवाल में लोग जो है फंस गए हैं, क्योंकि कोई कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम देखे हैं, भूत को नहीं देखे हैं, ये क्या है, वो सुपरस्टिशियस मैन है, तो ये सब है, मतलब कहता है लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन हम जो साइंस में उसी को मानते हैं जो चीज़ देखे हैं। साइंस गोस्ट नहीं देखा है तो गोस्ट को नहीं मानता है, ठीक। Correct. No physicist has ever seen an atom, but there are practical evidence which prove the presence of electron. अब जैसे देखिए, कोई फिजिस्ट नहीं है, ठीक, लेकिन वो जो है एक एटम को देखा हुआ है, उसको वो एटम को देखा है, लेकिन वो जो है एक प्रैक्टिकल एविडेंस वो चीज़ का रखा हुआ है। वो जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रूफ कर सकता है कि प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो साइज होता है स्मॉल होता है, वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा है, ये सब चीज़ मतलब बता सकता है। डिफ़िकल्टी होता है मेजर करना उसके साइज ये सब को। इससे कोई इफेक्ट करे तो उसका कोई टेस्टेड आएगा, कोई इफेक्ट होने के कारण। अगर दूसरे साइड में देखा जाए कि कोई घटना ना हो, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए, जैसे भूत के बारे में, तो वो नहीं मानता है। आवर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग आर वेरी लिमिटेड टू ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू गिवन केसेस। हमारा सेंस यही मतलब दिखाता है और यही मतलब कहता है, यही हम चीज़ सुनते हैं कि बहुत सारे से एक लिमिट होते हैं, ठीक, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं और उसी ऑब्जर्व करके और उस चीज़ के बारे में हम कंपेयर करें
अगर उस चीज़ के बारे में कंपेयर करके बताएं तब वो चीज़ होगा। अगर हम कंपेयर ही नहीं कर सकें वो दोनों चीज़ के बारे में तो वो चीज़ नहीं है। The shell of crab found around a particular coastal location in Japan seem mostly to resemble the legendary face of a samurai. Given below are two explanations of his observed fact. Which of these strikes you as a scientific explanation? करा कि ये जो है क्रैब का जो सेल होता है पाया गया था एक पार्टिकुलर कोस्टल लोकेशन में, जापान में ये देखा गया था। ठीक, तो वहाँ देखा गया कि अधिकतर जो रिजेंबल लिगेंड्री जो उसको दिखाई दिया जो समुराई के फेस से, तो उसमें आपको बताना है कि उसको नीचे मतलब बताना है दो एक्सप्लेनेशन के साथ कि वो क्या उसमें ऑब्जर्व किया था, और विच ऑफ दिस स्ट्राइक्स यू एज अ साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन, और उसको स्ट्राइक्स भी बताना है जिससे साइंटिस्ट जो है एक्सप्लेनेशन किए थे। तो देखिए पहला है कि अ ट्रेजिक सी एक्सीडेंट सेवरल सेंचुरीज ago drowned among samurai as a tribute to his bravery. Nature through its incorruptible ways immortalized his face by the imprinting it on the crab cells in that area। कह रहा है कि एक ट्रेजिक सी जो उसका एक्सीडेंट होता है, मतलब कि ट्रेजिक सी होता है मतलब कि कोई एक ऐसा सी जिसमें के अलग तरह के एक्सीडेंट हो, ठीक, लेकिन वो सेवरल सेंचुरीज पहले मतलब हुआ हो, ठीक। तो उस ड्रॉन के कारण जो यंग समुराई लोग के जो लोग रहते हैं वो सब जो है एक ट्रिब्यूट की तरह होते हैं, एक बहुत ही उनका जो ब्रेवरी होता है, ठीक, करा कि एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रेवरी। अब उसका दिमाग कुछ अलग चीज कहता है जो सालों पहले हुआ हो एक ट्रेजिक सी में, मतलब कोई ऐसा सी जिसमें बहुत साल पहले कुछ घटना हुआ हो और उसके बारे में मतलब अब दिमाग कुछ और ही सेंस देता है, ये चीज को करा है। Nature through its incorruptible ways immortalized his face by the imprinting it on the crab shell in that area। अब देखिए अब मेरा जो नेचर है उससे ये भी मतलब पता चलता है और देखने से मतलब कि ऐसा एक छाप बन जाता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कैसा प्रिंटिंग किया हुआ वो क्रैब का सेल है उस एरिया में या उस एरिया पर, जिससे हम उसका इम्पोर्टलाइज्ड मतलब कि इनकरप्टेबल वे में उसका हम इम्पोर्टलाइज कर सकें, बता सकें। After the sea tragedy, fishermen in that area, in a gesture of honor to their dead hero, let free any crab shell caught by them, which accidental had a shape resembling the face of samurai. Consequently, the particular shape of the crab shell survived longer, and there, in course of time, the shape was genetically propagated। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए जैसे क्या एक सी ट्रेजेडी जो था मतलब बाद में सी ट्रेजेडी के बाद में जो मछली वाला जो आदमी होता है उस एरिया में क्या करता है कि गेस्चर करता है, एक उस ऑनर होता है उस गेस्चर का, गेस्चर में, और वो क्या करता है कि उसमें डेड हीरो होता है। अब वो क्या करता है कि फ्री में वो जो सभी क्रेब सेल को जो है पकड़ लेता है, और वो पकड़ता क्या है एक एक्सीडेंटल के द्वारा, कोई एक शेप होता है रिजेम्बलिंग किया हुआ फेस बनाया समुराई का, और वो क्या करता है कि एक पार्टिकुलर शेप जो होता है क्रैब सेल उसको सर्वाइव करवाने के लिए मतलब कि जिंदा करवाने के लिए लंबे समय तक ये इन कोर्स ऑफ टाइम में मतलब कि एक वही टाइम उसको जिंदा रखने के लिए जो है एक शेप देता है, और जिससे क्या करता है जेनेटिकली प्रोपगेट करता है, मतलब कि बताता है कि जेनेटिकली कोई चीज़ के बारे में प्रचार टाइप की करता है, जिससे मेरा जेनेटिकली कोई चीज़ को हम इसको रख सकते हैं या वो उसको जिंदा कर सकते हैं, उसके जीन में उस तरह के पाया गया कि वो चीज़ वो है, ये सब चीज़ को करने के लिए। और इस तरह के एवोल्यूशन जो किया गया नहीं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कारण किया गया, इसी के कारण जो पता चला कि
आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जा सकता है इवोल्यूशन जेनेटिकली में। दिस इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन टेकन फ्रॉम कार्ल सैगन्स द कॉस्मोस हाईलाइट्स the fact that often strange and inexplicable fact which on the first sight appear supernatural actually turn out to have simple scientific explanation. Try to think out other example of its kind। कह रहा है कि ये इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है जो कार्ल सैगन से का है, कार्ल सैगन का है, और ये कॉस्मो कॉस्मो है, हाईलाइट्स किया हुआ है। मतलब इसमें बता रहा है कि अक्सर जो स्ट्रेंज होते हैं ना वो इन एक्सप्लिकेबल होता है, इनएक्सप्लिकेबल वाले फैक्ट होते हैं। कुछ भी है मतलब वैसा चीज़ होता है ना कि जो इनएक्सप्लिकेबल वाला फैक्ट होता है, और उसी फैक्ट पर जो है पहला जो साइट मतलब पहला जो मेरा नज़र गया था सुपरनेचुरल जो हमको चीज़ जो दिखा था उसी के मतलब कि वास्तव में हम लोग काम करते हैं, उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि एक सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर, मतलब कि जिससे लोग को समझ में आए और वो सोच सके उस चीज़ के बारे में। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ वो है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे जिससे लोगों को लगे कि ना हाँ इसी के कारण वो काम हुआ है तो वो चीज़ है, ये चीज़ लगना चाहिए। ठीक, अब जैसे सुपर नेचुरल पावर है तो उसके बारे में हमको जो दिखेगा तो लोग वही चीज़ समझे, तो उस तरह के उनको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूफ किया जाता है। जैसे इसका आंसर जो है कि करेक्ट बी है, इसका ये सब जो पढ़ है इसमें से आंसर जो है बी है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है ऑब्जर्व फैक्ट किया हुआ है, मतलब इसका बी वाला जो आंसर है वही सही है। बाकी ये सब बनावट था, बाकी कुछ नहीं था, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। देखिए 1.7 का करा कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप मोर देन 2 centuries ago was triggered by some key scientific and technological advances। What were these advances? कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड में, वेस्टर्न यूरोप में, तो उसमें से मतलब और भी 2 साल से ज़्यादा, 200 साल से भी ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ हुआ था। तो ये क्या है, कुछ ऐसे साइंटिफिक की है और टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के कारण एक ऐसे साइंटिफिक की है जिससे हम लोग मतलब कह सकते हैं कि वो चीज़ है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के 9 क्लास या 10 क्लास में ही है, 9 क्लास 10 क्लास में है। ठीक, उसमें बताया हुआ था, और वेस्टर्न यूरोप के बारे में भी बताया था कि वहाँ के लोग जो हैं इस तरह के करते थे। तो इसका आंसर यह है कि मोर देन 2 centuries अगो इंग्लैंड एंड यूरोप, वेस्टर्न यूरोप इन्वेंटेड स्टीम इंजन। अब 200 से भी ज़्यादा साल से मतलब इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप जो है वो सब खोज कर रहा है स्टीम इंजन का। अब स्टीम इंजन का खोज किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, फिर ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया, एक्सप्लोसिव के बारे में बताया, तो ये सब चीज़ किया। स्टीम इंजन के बारे में मदद मतलब हेल्प किया कि इस फील्ड में, स्टीम इंजन के फील्ड में बताया कि ये चीज़ है। फिर बताया कि थर्मोडाइनेमिक्स के क्या होता है, फिर थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दिया कि ग्रेविटेशन में के बारे में बताया कि फील्ड में जो मोशन होता है और ग्रेविटेशन होता है, सब के बारे में बताया। गन कैसे बनाया जाता है, कैनन्स क्या होता है, ये सब चीज़ बताया। फिर ये प्रोग्रेस होते गया, इस तरह से प्रोग्रेस होते गया, लेकिन पहले स्टार्टिंग में बहुत समय भी था, फिर धीरे धीरे लोग जान गए, तो फिर राह तो दिखाना रहता है लोग को, राह दिखा दीजिए तो डायरेक्ट चल देता है। वही काम हुआ कि राह दिखा, बस सब उसी लाइन में लग गया। अब ये प्रोग्रेस से अब लोगों का क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मतलब इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप में जो था, तो सबका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो सब में प्रोग्रेस होना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग जानने लगे ग्रेविटेशन, वेस्टर्न यूरोप के लोग और इंग्लैंड के, और स्टीम इंजन क्या होता है, बिजली क्या होता है, बिजली से क्या बनता है, मशीन बनता है,
ग्रेविटेशन के थ्योरी जान गए, एक्सप्लोसिव क्या होता है, अब कैसे एक्सप्लोज करते हैं कोई चीज़ को, ये सब के मदद मिलने लगा। थर्मोडाइनेमिक क्या होता है, हीट वाले जो मूवमेंट होते हैं, मोशन होते हैं हीट का, वो सब चीज़ जान गए। अब ये सब चीज़ जानने के कारण बंदूक कैसे बनता है, कैनन क्या होता है, अब जानने के बाद अब उसका डेवलपमेंट रुकने वाला बात है, वो तो हम लोग उससे और आगे बढ़ने गया, तो उसका इसलिए विकास हो गया। लेकिन हिस्ट्री में अब अलग ही बात कहा जाता है कि ये इतना अलग ही बात कहा जाता है, लेकिन हम लोग अलग तरह से देखें क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि इट इज ऑफन सेड दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग नाउ अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which will transform the society as radically as did the first. List some key contemporary areas of science and technology which are responsible for this evolution. कह रहा कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि दुनिया में विटनेसिंग के बारे में कि अब हमको मतलब कहते हैं तो हमको विटनेसिंग के बारे में बताते हैं कि हमको हमारा ये चीज़ हुआ था, तो वो चीज़ ऐसे ऐसे कोई गवाह देता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो वो बोलेगा कि हाँ इसके साथ ये चीज़ हुआ था। तो गवाह के लिए जो है ये अक्सर मतलब लोग पूरा दुनिया में कुछ मतलब रखे हुए रहते हैं की पॉइंट। तो अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट तो हुआ ही हुआ, जब सेकेंड वाला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, तो उसमें जितने भी सोसाइटी के लोग थे वो रेडिकली जो है ट्रांसफॉर्म कर गए। सोसाइटी के जो रेडिकली सोसाइटी के जो थे, ठीक, जैसे वो सब जो है ट्रांसफॉर्म कर गए सोसाइटी से पहले। अब होने के कारण क्या हुआ कि लिस्ट सम की कंटेम्प्रोरी एरियाज ऑफ साइंस। अब क्या हुआ कि एरिया जितने भी थे उस सब में साइंस टेक्नोलॉजी ये सब जो है लगना शुरू हो गया, जिससे रेवोल्यूशन मतलब और उनका बढ़िया होने के लिए ठीक हो गया। तो क्या कारण था, इस चीज़ के बारे में बताना था। तो देखिए, सम ऑफ द की कंटेम्प्रोरी एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच में ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी रेडिकली। अब देखिए जब रेडिकली का सोसाइटी जो ट्रांसफॉर्म कर गया ना, अब गरम दल के लोग हैं तो गरम दल होने से नहीं ना होगा, दिमाग होना चाहिए ना लोगों के पास कि कैसे कोई चीज़ से लड़ा जाए, कैसे झेला जाए, क्या किया जाए। तो ये सब चीज़ उनके पास नहीं था, पहले का बात अलग था। अब लोग समझ गया कि नहीं, हम जो है आप दिमाग से खेला करेंगे, उनको हम ऐसा वैसा मार नहीं मारेंगे, हम उनको अलग ही गजब तरीका से मारेंगे। तो ये लोग क्या किए हैं कि मतलब कंटेम्प्रोरी कोई साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में ये उनका एक की बन गया, और यही कुछ की से ये जो है ट्रांसफर कर दिए हैं रेडिकली सोसाइटी को, हटा दिए हैं, मतलब बदल दिए और नया कुछ विकास करने के लिए लगा दिए। जैसे मेन डेवलपमेंट का कारण का क्या कि सुपर फास्ट कंप्यूटर लगा दिया, जो हम लोग में देखने के लिए भी नहीं था, आया ही नहीं था, देखने के बाद हटा दीजिए। इंटरनेट हो गया, ट्रेमेंडस एडवांटेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि इंटरनेट हो गया और बहुत ही इंटरनेट होने के कारण उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। फिर ये लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिए। फिर ये लोग जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का डेवलपमेंट किए, वो भी रूम टेम्परेचर पर। फिर रोबोट का ये लोग डेवलपमेंट कर दिए। हम लोग के तो बात तो अभी भी रोबोट उतना नहीं है, लेकिन वो लोग रोबोट का भी कर दिए। तो अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट योर मॉरल व्यू on the practice of science. Imagine yourself stumbling upon a discovery which has a great academic interest but is certain to have nothing but a dangerous consequence for the human society. How, if at all, will you resolve your dilemma? कह रहा है कि लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस मॉडल अपना मॉरल को फॉर्मुलेट कर दें, ठीक, और उस तरह के व्यू से मतलब उनके प्रैक्टिस ऑफ साइंस के व्यू से वो लोग उसी पर देखते हैं और इमेजिन करते हैं अपने आप से कि कैसे मतलब ये चीज़ का डिस्कवरी हुआ, उन कैसे माने कि वो ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट हो गया उन लोगों में, कैसे ये चीज़ सब चीज़ हो गया। तो ये सब एकेडमिक इंटरेस्ट और सब चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को एक सर्टेन कोई चीज़ के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं जानते थे
लेकिन ये डेंजरस कंसिक्वेंस थे उन लोगों के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन सोसाइटी का जो था वहाँ का एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंस था, जिसके कारण से सभी के सभी जो हैं इस डायलेमा में रिसॉल्व हो जाते हैं। तो हो जाते हैं दिन का क्या मतलब था ये बताना है। Correct. In our view, a type of discovery which is of great academic interest but harmful for human society should not be made public because science is for the society, society is not for science. देखिए क्या था कि साइंस जो है इस तरह का एक मतलब एक तरह का डिस्कवरी है, डिस्कवरी होता है साइंस में, इसमें खोज किया जाता है। अब बहुत ही ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट होने के कारण अब ये लोग क्या किए कि बहुत ज़्यादा मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने लगे, पूरा खोजने लगे, पूरा इतना करने लगे कि उनका बात अलग है। तो ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो है बहुत ही हार्मफुल हो मतलब हो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये सब के सब पब्लिक नहीं बनाया है, समझे। क्योंकि साइंस जो है ना सोसाइटी के लिए साइंस नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखा जाए। साइंस जो है सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी नहीं है साइंस के लिए, ये बात को समझ जाइए। अब सोसाइटी ये इसमें हो जा रहा है तब सोसाइटी क्या हो जाएगा, इसके लिए हार्मफुल है ना हो जाएगा। अब पब्लिक इतना जब मतलब करना चाहेगा, जैसे सोसाइटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी खराब मतलब हानिकारक साबित हो जाएगा। अब जैसे देखिए रोबोट बना रहा है, तो रोबोट बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन सोसाइटी के लिए खराब हो जाएगा सोसाइटी। कह science like any knowledge can be put to good or bad use depending on the user. Given below are some of the application of science. Formulate your view on whether the particular application is good, bad or something that cannot be so clearly categorized. साइंस जो होता है ना मतलब कई नॉलेज होते हैं, कई नॉलेज की तरह साइंस होते हैं, और इसमें हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ मतलब पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे लिए गुड है कि बैड है कि यूज़ वाले हैं। ये सब चीज़ डिपेंडिंग करता है उसके यूजर पर। अब जिस तरह के यूजर होंगे, जिस तरह के उस चीज़ को करने वाले होंगे, उस तरह के उनको ये चीज़ मिलेगा। हम अच्छा चीज़ के यूजर हैं तो हमको अच्छा चीज़ मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि कुछ ऐसे मतलब एप्लीकेशन दिए हुए हैं साइंस के, जिसको हम लोग फॉर्मुलेट करके इस व्यू से देख सकते हो उसका पार्टिकुलर खास करके कुछ पार्टिकुलर उसके गुड एप्लीकेशन को और बैड को, और कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते या नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मास वैक्सीनेशन होता है, तो ये मास वैक्सीनेशन किसके लिए होता है, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ होता है। स्मॉल पॉक्स रोग होता है जिसको माता जी बीमारी हो जा होता है ना देह में, माता जी जिसको बोलते हैं, तो वही चीज़ को बोलते हैं। टू कर्व एंड फाइनली इरेडिक्ट दिस डिजीज फॉर फ्रॉम पॉपुलेशन। अभी के टाइम में कोरोना चल रहा है, पूरा ट्रेंडिंग, कोरोना हिला के रखा पूरा। मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल, आप जैसे देखिए बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन कब कब करते, जब पूरी तरह से देखिए मास वैक्सीनेशन होने के ये कारण यही है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसके लिए मतलब किया गया था, क्योंकि ये फाइनली बहुत ज़्यादा इराडिकेट हो गया था। ये ऐसा रोग हो गया था कि लोगों में फैलना शुरू हो गया था, लोग को होना शुरू हो गया था। अब लोग इसके कारण से तड़प रहे थे। अब ये जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली हुआ भारत में, ठीक है, और ये गुड है हमारे लिए, अच्छा है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं, ये गुड है, मतलब अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है। टेलीविज़न फॉर इडेटिकेशन लिटरेसी एंड फॉर मास कम्युनिकेशन ऑफ न्यूज़ एंड आइडियाज़। अब देखिए टेलीविज़न का है तो यहाँ पर ये सब चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, नई लिटरेसी है, यहाँ पर सब चीज़ ठीक हो गया है, कम्युनिकेशन जो है न्यूज़ ये सब का सब आइडियाज़ जो सब बढ़िया हो गया है, तो यहाँ पर गुड है, तो गुड है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है,
ये यहाँ पर नहीं है उतना, इसमें पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर विदेशी नहीं है लोग, यहाँ पर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है नहीं चलता है, और पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन खराब है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, कह रहा है कि डी में कि कंप्यूटर्स फॉर इंक्रीज इन वर्क इफिशियंसी। यहाँ पर कंप्यूटर भी मतलब कि के लिए भी बहुत ज़्यादा इफिशियंसी, मतलब कि काम करने का जो क्षमता है कंप्यूटर के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हो गया है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है यहाँ पर ऑर्बिट में है, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी घूमता है, तो यहाँ पर है, अच्छा है, अच्छा खासा है। अब न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसका भी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये चीज़ नहीं है यहाँ, खराब है डेवलप। लेकिन आप मतलब कह सकते हैं कि उस तक लेवल में आ गया, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल टेक्निक्स ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर। ठीक, तो देखिए जो नया और बहुत ही पावरफुल टेक्निक होते हैं वो केमिकल का या बायोलॉजिकल वारफेयर का, वेलफेयर होना चाहिए यहाँ पर, ये सब चीज़ का, तो यहाँ पर अच्छा नहीं है। प्योरिफिकेशन जो किया जाता है वाटर को पीने के लिए, यहाँ पर अच्छा है। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पर भी अच्छा है। क्लोनिंग जो होता है यहाँ पर अच्छा है। कह रहा है कि भारत में जो है लॉन्ग एंड अनब्रोकन ट्रेडिशन चलता है, ठीक, वो भी ग्रेट स्कॉलरशिप के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, रिलेशनशिप हम बोले थे ना। कह रहा है कि भारत में बहुत ही एक लॉन्ग और अनब्रोकन ट्रेडिशन है, मतलब इस तरह के ट्रेडिशन है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही एक यहाँ पर ग्रेट अच्छी तरह के स्कॉलरशिप है, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, जैसे एस्ट्रोनॉमी में हो, चाहे लिंग्विस्टिक में हो, चाहे कोई भी ऐसा लॉजिक्स या इथिक्स में हो, ये सब में यहाँ पर अच्छा है, यहाँ सब पैरेलल में है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है सेवरल सुपरस्टियस और ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एटीट्यूड्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हमारे फैल भी चुका है, और अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यू आज तक चल ही रहा है। अमॉन्ग में एजुकेटेड पीपुल टू, यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड अब हो चुके हैं। हाउ विल यू यूज़ योर नॉलेज ऑफ साइंस टू डेवलप स्ट्रेटजी टू काउंटर दिस एटीट्यूड्स, मतलब कैसे हम लोग अपने यहाँ पर जो है नॉलेज बढ़ा ले साइंस को डेवलप करने के लिए, उसके स्ट्रेटजी को और उसके काउंटर एटीट्यूड, ये सब चीज़। तो देखिए पहले के लोग गरीब थे और इलिटरेसी लोग थे, मतलब अशिक्षित लोग थे। अब जो शिक्षित लोग हो गए बहुत ज़्यादा, दो मेजर फैक्टर है इसका। अब पीपुल लोग जो है सुपरस्टिशियस, भारत में जितने भी लोग जो हैं वो सब सुपरस्टिशियस हो गए हैं, तो यहाँ से लोग हट गए, जितने भी सुपरस्टिशियस जो लोग थे और ऑब्सक्यूरेंटिस्ट लोग जो थे, उनका जो उस तरह का एटीट्यूड जो था वो सब मैंने पहले से लोग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया। पहले के लोग में अलग तरह का अजीब तरह का देखा जाता था, अब के लोग नॉर्मल मतलब अच्छी तरह से लोग हो गए, सब चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उनमें वो पहले की तरह नहीं रहा है, और इनका सोच विचार सब बदल चुका है और अच्छा हो गया, पहले की तुलना में बहुत अच्छे तरह से हो गया। तो हम लोग मैंने पहले ये कह सकते हैं इस तरह का फैक्टर्स में, तो जितने भी लोग जो होते हैं ना वो सब अब यहाँ पर अब यही होना चाहते हैं कि सब एजुकेटेड, सब यही एवरीबॉडी शुड बी एजुकेटेड, यहाँ पर जितने भी लोग होना चाहिए सब एजुकेटेड ही होना चाहिए, जिससे क्या हुआ कि साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पर जो है बढ़ेगा। और यहाँ पर भी इस तरह के होना चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस का नॉलेज होना चाहिए,
कोई जो है यूज टू प्रूफ पीपल सुपरस्टिशियस रॉन्ग, किसी के पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो प्रूफ कर दे कि आदमी वो जो गलत है, ये सब चीज़ होना चाहिए। फिर वो जो है साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड, उनके पास इस तरह का लॉजिक हो कि वो साइंटिफिक रीजन से सोचे, वो ये सुपरस्टिशियस चीज़ की तरह ना सोचे, मैंने अंधविश्वास नहीं, अविश्वासी कोई चीज़ पर ना, सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी कोई चीज़ पर ना मतलब वो विश्वास रखे, कोई चीज़ को लॉजिकली वो समझाएं और साइंटिफिक रीजन से समझें। और तो ये सब मतलब होना चाहिए हमारे दुनिया में। दो द लॉ गिव्स वुमेन इक्वल स्टेटस इन इंडिया, हालांकि हमारा जो लॉ दिया गया है वुमेन का जो इक्वल स्टेटस दिया हुआ है भारत में, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अनसाइंटिफिक व्यू से औरत को इनेट नेचर से करते हैं, मतलब उनको अलग तरह के नेचर से देखते हैं, और ये उनका कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के कारण भी देखते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो गिव देम अ सेकेंडरी स्टेटस एंड रोल, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी स्टेटस है और उनका रोल है, इसलिए इसलिए इसको डेमोलाइज कर दिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। तो दिस व्यू यूजिंग साइंटिफिक आर्गूमेंट, और इनका इसका साइंटिफिक आर्गूमेंट भी है, और करेक्ट बाय क्वाइटिंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट ह्यूमन इन साइंस एंड अदर स्फीयर्स एंड परस्यूट yourself and other that give an equal opportunity over our own पर विथ में। अब देखिए क्या है ना कि पहले के लोग जो थे वो औरत ये सबको इतना मतलब नहीं करते थे, उनको थोड़ा सा अलग नज़र से देखते थे, और जैसे कि उनका कैपेसिटी और इंटेलिजेंस पहले उतना नहीं था, लेकिन अब जो है उनको एक तरह के सेकेंडरी स्टेटस से देखा जाता था, उनको उस इस तरह का रोल भी दिया जाता था। तो अब जो इस तरह का हटा देना चाहिए साइंटिफिक आर्गुमेंट के कारण, और इस पर कुछ क्विट करें, और मतलब कुछ ऐसे विचार, मतलब इस तरह के विचार पर कुछ ऐसे बता रहा है कि वुमेन जो है साइंस के नज़र से अगर देखा जाए तो मतलब अधिकतर औरत जो है, और ये उनका जो स्फेयर जो है, और भी ऐसे कोई स्फेयर या उनका जो परस्यूट किया हुआ कोई दूसरा और भी कारण देखे, तो लोग जो है पहले के नज़र से अब के नज़र में बहुत फर्क हो गया। पहले लोग बराबर नहीं समझते थे वुमेन्स को, लेकिन अब जो है लोग को समझना चाहिए, क्योंकि साइंस यह सब के कारण से उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी बनता है, बराबरी का उनका अपॉर्चुनिटी बनता है वुमेन्स लोग का, इसलिए अब ये होना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, अब ऐसा कुछ बात नहीं है, पहले में ऐसा था। करेक्ट, सम पीपल इन आवर सोसाइटी हैव द रिव्यू दैट वुमेन डू नॉट हैव द इनेट नेचर कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस। अब कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे सोसाइटी में कि औरत को मतलब नेचर से इनेट करके रखते थे, हटा ही के रखते थे, क्योंकि उनका कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के कारण, क्योंकि पहले औरत ये सब पढ़ने नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी, इज्जत के बात होता था, काका के बात रहता, लोग ये सोचते थे सब अगल पागल की तरह। टू डेमोलिश दिस व्यू देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ वुमेन हु हैव प्रूवन दियर एबिलिटी इन साइंस एंड अदर फील्ड। अब ये चीज़ को हटा देना चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे दे रहा औरत का, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि उनका साइंस और अदर फील्ड्स में उनका एबिलिटी है, जैसे मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो ये सब भी तो औरत ही ना थी, तो ये चीज़ से ये क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि पहले की औरत को मारने के लिए इधर न जाओ, वो मत करो, ये सब कारण से उनको थोड़ा सा दिमाग नहीं उतना रहता था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ बात नहीं है, सब पढ़ने लगी है, अच्छा खासा सब हो गया है। तो इन दिस एरा वुमेन आर डेफिनेटली नॉट बिहाइंड मैन इन एनी फील्ड। आजकल औरत भी जो है, मर्द जो भी मैन लोग जो है, वुमेन लोग जो है मैन से कम भी नहीं है, तुलने में आ चुकी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव ब्यूटी इन द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स देन टू हैव देम एग्री विथ एक्सपेरिमेंट्स।
The great British physicist P.A.M. Dirac held this view, criticized this statement, look out for women equations, and in this book which is strike you have the beautiful। तो ये करा कि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है ब्यूटी के बारे में इस इक्वेशन में, और वो फिजिक्स के ब्यूटी के बारे में बताया गया है, और इस चीज़ से जो है एग्री होता है और इसके एक्सपेरिमेंट के साथ एग्री होता है, क्योंकि ब्रिटिश जो फिजिस्ट जो थे, ब्रिटिश फिजिस्ट वाले लोग जो एक ब्रिटिश थे जिसका नाम था पीएएम, वो पीएम डायरेक्ट नाम के थे। ये मतलब कि दिखाए क्रिटिसाइज के इस स्टेटमेंट से कि देखो कि ये सब जो इक्वेशन जो है ये फिजिक्स से कुछ ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्राइक किए हुए, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूले हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से सब एग्री भी हुए और इस एक्सपेरिमेंट से भी, और ये सिंपल भी था, ब्यूटीफुल भी इसीलिए बोला गया। कुछ ऐसे सिंपल ब्यूटीफुल इक्वेशन के कारण फिजिक्स में जान आ गया। जैसे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी ऑफ लाइट है, तो ये आइंस्टीन दिए थे। इक्वल टू एच भी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये बहुत गर्दा है, ये 11-12 सब में है, तो ये और भी अच्छा हो गया, ये फॉर्मूला भी प्रूफ हुआ। काइनेटिक एनर्जी का जो था हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी का हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक मूवी पार्टिकल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम सी एच, पोटेंशियल एनर्जी का जो बॉडी है वो रेस्ट पर होता है। डब्ल्यू इजक्वल टू, मतलब कि ये जो है वर्क डन को दिखा रहा है, तो इसका अर्थ था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का। ये सभी के सम सेम इनके डायमेंशंस होते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ, और इससे ये डिपेंडेंसी बनता है कि एनर्जी जो है स्पीड पर, वो मतलब कि एक दूसरे तरह से ये शो करवा रहा है, और इस डिपेंडेंसीज के फ्रीक्वेंसी पर और उनके डिस्प्लेसमेंट पर ये मतलब पता चला कि ये बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं, और ये चीज़ से प्रूफ हुआ। और इसी मतलब ब्यूटी ऑफ इक्वेशन से जो है फिजिक्स में एक अलग तरह के एक्सपेरिमेंट आ गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये ख़त्म हो गया। बने रहिए इस चैप्टर पर, और बहुत जोर शोर से एकदम जो है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे पूरे उम्मीद के साथ, जोशो के साथ पूरा एकदम, और फोड़ डालेंगे, एकदम तोड़ डालेंगे क्वेश्चन सबको। बोलिए जय हिंद। आप लोग बोर नहीं हो, क्योंकि आप ही के लिए इतना किया जा रहा है।